वी हैव दिस AWS रीज़न. व्हाट इज़ दिस AWS रीज़न? AWS रीज़न क्या होता है? देखो, AWS एक क्लाउड प्रोवाइडर है. हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास पहले जो है डेटा सेंटर्स होते थे. हर कंपनी अपने डेटा सेंटर्स, अपने सर्वर्स खुद अपने पास रखती थी, खुद अपने पास अपने सर्वर्स मेंटेन करती थी. अब उन मेंटेन करने में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी. उन डेटा सर्वर्स को ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी कि भाई कोई भी चीज़ आपने ख़रीदी, हार्डवेयर की कॉस्ट आती है, उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है, एवरी कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व. तो वो अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव वो था, एक तरीके से डेटा सेंटर बनाना और डेटा सेंटर्स को मैनेज करना. तो बेसिकली ये देखो, यहाँ पे ये डेटा सेंटर है. अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट, ओके, लेट मी जस्ट गो टू ड्रॉ, लेट मी सेलेक्ट दिस वन नाउ. अब आप देखिए, ये हम बात करें डेटा सेंटर. अब AWS क्लाउड ने बेसिकली क्या करा, AWS क्लाउड ने जो है अपने खुद के डेटा सेंटर सेटअप करे और उन्होंने कहा कि भाई हमारे डेटा सेंटर्स को आप यूज़ कर लीजिए. आपको अपना कोई सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है. हमने खुद अपने ऑलरेडी काफ़ी सारे सर्वर मेंटेन कर रखे हैं, आप हमारे सर्वर को यूज़ करिए. अब उसके लिए वो हमसे पैसा ले लेती है. जितना आप यूज़ करोगे, जैसे आप यूज़ करोगे, उस हिसाब से आप हमें पैसे दे दो. वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, काफ़ी चीपर भी होता है. और बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर आ गई हैं. राइट नाउ बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं हमारे पास. एक AWS है, एक हमारे पास Azure है, Azure माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है, AWS अमेज़न वालों का है, एंड ऑल्सो GCP गूगल वालों का है. नाउ अगर मैं बात करूँ AWS रीज़न क्या चीज़ है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर जगह जगह पर अपने जो है ना एक तरीके से डेटा सेंटर्स खोल दिए. यहाँ पर भी खोल रखा है, US में भी खोल रखा है, अमेरिका में भी खोल दिया, इंडिया में भी खोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में भी खोल दिया. जगह जगह पे इन्होंने डेटा सेंटर्स अपने खोल दिए. तो ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये हमारे रीज़न हैं, ये सारे के सारे. जैसे US में खोला हुआ है, US में भी उन्होंने एक जगह डेटा सेंटर नहीं बनाया है. तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है मैनी रीज़न्स हैं. जैसे कि US रीज़न हो गया, एक आपका एशिया पैसिफिक का रीज़न है. तो अगर आप AWS की साइट पे जाओगे तो ऊपर आपको रीज़न मिल जाएंगे. रीज़न के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप कौन से रीज़न के अंदर बिलोंग करते हो, ठीक है, उस रीज़न से रिलेटेड जो है आप अपनी सर्विसेज. अच्छा, AWS की जितनी भी सर्विसेज है ना, वो रीज़न स्पेसिफिक भी हैं कुछ, और कुछ ग्लोबल सर्विसेज हैं. ग्लोबल का मतलब है कि उसमें रीज़न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रीज़न का फ़र्क कुछ सर्विसेज में रीज़न का फ़र्क पड़ता है. जैसे EC2 इंस्टेंस है. EC2 इंस्टेंस आप पढ़ोगे, आपने बहुत नाम सुना होगा. तो EC2 इंस्टेंस क्या करता है, वो रीज़न स्पेसिफिक है कि आप किस रीज़न के अंदर अपना EC2 इंस्टेंस बनाना चाहते हो. तो अभी हम रीज़न की बात कर रहे थे. तो मेनली रीज़न है क्या, रीज़न क्या है, क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स. हमने एक ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर्स हमने यहाँ पे बना दिया. हमने एक रीज़न के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स खोल दिए और उन डेटा सेंटर्स को बोल दिया कि भाई ये हमारे कितने तरीके के हमारे पास रीज़न है. जैसे कि एक US हो गया, एक हमारे पास UK हो गया, UK के बाद हमारे पास जो है इधर यूरोप हो गया. यूरोप अपने आप में एक रीज़न है, US अपने आप में एक रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं हमारे पास. इन रीज़न्स के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मोस्ट AWS सर्विसेज आर रीज़न स्कोप्ड. ये जो है रीज़न स्कोप्ड है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज पर्टिकुलर रीज़न के अंदर चलेंगी, बहुत सारी ग्लोबल में है. इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है कंप्लाइंस. अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि US गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर साइट का डेटा हमारे US से बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर ये पर्टिकुलर साइट हमारे रीज़न के अंदर ब्लॉक्ड है, इस पर्टिकुलर साइट का डेटा हमारे रीज़न में नहीं आना चाहिए. तो हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, रीज़न स्पेसिफिक जो है ना, हम लोग कंप्लाइंस शो करते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली. तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन कर देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रीज़न के अंदर ये पर्टिकुलर कंटेंट ब्लॉक्ड है, या ये पर्टिकुलर कंटेंट इस पर्टिकुलर रीज़न से बाहर नहीं जाएगा. तो वो आता है कंप्लाइंस के अंदर, तो वो हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं.
इसके बाद है प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, मीन्स रिड्यूस्ड लेटेंसी। हम लोग रिड्यूस लेटेंसी की बात करते हैं कि भाई हम लोग कस्टमर के कितने क्लोज पहुंच सकते हैं। अब जैसे आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, अब वो वेबसाइट जो है कहाँ के यूज़र्स हैं जो आपके उस वाली वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। हो सकता है वो यूएस में हो यूज़र जो उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो सकता है वो इंडिया के अंदर हो जो उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी साइट को डिप्लॉय करना पड़ता है। डिप्लॉय हम कहाँ पे करें, हम इंडिया में करें या फिर हम यूएस में करें। अगर हम यूएस में करते हैं और इंडिया के यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम इन्वॉल्व होगा कि भाई थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे हमें। और यदि वो इंडिया में ही डिप्लॉयड है तो वो हमें फास्टर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हालांकि उनका लेटेंसी का टाइम बहुत कम है बट फिर भी है टाइम, वो टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इन चीज़ों को हमें टेक केयर करके बेसिकली अपनी साइट को या अपने डेटा को डिप्लॉय करना होता है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, ये क्या अवेलेबल सर्विसेज। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉट ऑल सर्विसेज अवेलेबल इन ऑल रीजन। नाउ ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमने क्या बात करी है। देखो एक इन्होंने बात करी है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है एक अपने आप में रीजन है साउथ ईस्ट। नाउ साउथ ईस्ट के अंदर जैसे सिडनी है। अब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी जोन्स की बात करते हैं हम कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन होते हैं जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये 2A है, यहाँ पे ये 2B है, यहाँ पे ये 2C है। तो ये क्या है, ये अवेलेबिलिटी जोन्स हैं कि भाई साउथ ईस्ट रीजन के अंदर हमने कितने डेटा सेंटर खोल रखे हैं। ये मेरा पहला डेटा सेंटर हो गया, ये मेरा दूसरा डेटा सेंटर हो गया और ये मेरा तीसरा डेटा सेंटर हो गया। तो ये 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। हो सकता है मेरा एक अवेलेबिलिटी जोन फेलियर हो जाए लेकिन मेरा दूसरा अवेलेबिलिटी जोन अगर वहाँ पर है तो मैं अपना जो ट्रैफिक है वो मेरा, अगर मेरी चीज़ें अगर मैंने इस टाइप से मैनेज कर रखी हैं कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिप्लॉयड हैं और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिप्लॉयड हैं, तो मेरा जो ट्रैफिक है जो इस पे जा रहा होगा फिर वो मेरा ट्रैफिक इस पे जाना शुरू हो जाएगा। तो मेरा जो फेलियर है वो फेलियर नहीं आएगा। चीज़ों को हमें इस टाइप से मैनेज करना पड़ता है। तो अब आप रीज़न समझ गए कि रीज़न क्या है। अब आप ये समझ गए कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है। अवेलेबिलिटी जोन एक तरीके से उस रीजन के अंदर डेटा सेंटर जो आपने बनाए हुए हैं वो डेटा सेंटर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी फ़िलहाल मुंबई में बना है डेटा सेंटर और एक हैदराबाद में बन रहा है। इन 2 जगह हमारा डेटा सेंटर बन रहा है जो मतलब अमेज़ॉन हमें दे रही है, हैदराबाद और मुंबई। तो हमारे पास कितने अवेलेबिलिटी जोन हुए, 2 अवेलेबिलिटी जोन हुए अभी इंडिया के अंदर। तो इस टाइप से हम लोग अवेलेबिलिटी जोन, और हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक की। तो एशिया पैसिफिक के अंदर हमारे पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रीज़न एंड अवेलेबिलिटी जोन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ आपको, AWS हैज़ ए ग्लोबल सर्विस। अब देखो ये हमारी जितनी भी यहाँ पे मैंने ये सर्विस लिखी हुई हैं, जैसे कि IAM हो गया, या आपका रूट 53 हो गया, या फिर आपका ये क्लाउड फ्रंट हो गया, या फिर आपका ये WAF हो गया, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, AWS रीजन स्कोप, जैसे कि ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर अवेलेबल हैं। ये क्या है, ये ग्लोबल सर्विसेज हैं, इसके लिए हमें रीजन की ज़रूरत नहीं है। बट EC2, इलास्टिक बीनस्टॉक, लैम्डा, ये सारे आपके क्या हैं, रीजन स्पेसिफिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं IAM के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है यूज़र और एक होता है ग्रुप। नाउ यूज़र एंड ग्रुप क्या होता है कि ये मेरे यूज़र हैं। यूज़र बेसिकली पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से, जैसे जीवन ये ग्रुप से बिलोंग भी कर सकते हैं और नहीं भी बिलोंग कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल यूज़र लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप को हम परमिशन देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे ये परमिशन दी हुई है, तो मैं किसी ग्रुप को परमिशन दे सकता हूँ और मैं इंडिविजुअल को भी परमिशन दे सकता हूँ। और एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप से भी बिलोंग कर सकता है। जैसे ये देखो ये वाला जो यूज़र है ये G2 से भी बिलोंग कर रहा है और G3 से भी बिलोंग कर रहा है। तो एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। और परमिशंस क्या होती हैं, एक तरीके का परमिशन जो है ना JSON फॉर्मेट में होती हैं पॉलिसीज़, जो पर्टिकुलरली बताती हैं किसी AWS को एक्सेस करने के लिए, AWS सर्विसेज को। अच्छा, इसके बाद पॉलिसीज़ के बाद एक आता है यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम लोग इनेबल कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्सेस करने के लिए। ये हमें रूट यूज़र पे, या फिर हमने कोई एडमिन यूज़र बनाया हुआ है
या हमने कोई डिफरेंट टाइप के डेवलपर यूज़र बनाया हुआ है, गेस्ट यूज़र बनाया हुआ है, तो किस पे हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है, दैट वी कैन अप्लाई। इसके बाद एक हम पे CLI होता है, CLI के थ्रू हम अपनी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक तो मैनेजमेंट कंसोल, हमें AWS अपना कंसोल देता है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। AWS CLI के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। एक हमारे पास SDK होता है, मतलब कोड होता है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ये जो CLI है ये नथिंग बट पाइथन के अंदर लिखा हुआ है कोड, और ये भी SDK ही यूज़ कर रहा है इंटरनल चीज़ों को चलाने के लिए। तो जो बोटो क्लाइंट आपने सुना होगा, ये बोटो को यूज़ करता है और उसके थ्रू इसके अंदर कोडिंग हुई हुई है। तो ये CLI कम्प्लीटली बेस्ड है SDK किट पर ही। नाउ हम बात करते हैं रोल्स की। अच्छा, रोल्स के अंदर क्या होता है कि देखो, रोल जो होते हैं ना, रोल के अंदर हम लोग किसी पर्टिकुलर AWS सर्विस को परमिशन देते हैं। जैसे कि मेरे को कोई AWS सर्विस यूज़ करनी है, जैसे EC2 इंस्टेंस है। EC2 इंस्टेंस जो है, मैंने इसके अंदर मैंने रोल को डिफ़ाइन कर दिया। तो रोल क्या है, मैंने परमिशंस दे दी कि ये परमिशंस मिलेंगी। और देखो, परमिशन 2 तरीके की होती हैं। एक तो परमिशन होती है यूज़र के साथ अटैच होना, और एक परमिशन होती है मेरी AWS सर्विसेज के साथ अटैच होती है। तो जब मेरे पास सर्विसेज के साथ कोई भी परमिशन अटैच होगी तो वो थ्रू रोल होगी। मैं एक रोल बनाऊंगा एंड देन मैं जो है उस रोल को जो है AWS सर्विस के साथ अटैच कर दूँगा। जैसे EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस को ये पर्टिकुलर रोल है, इसका मतलब ये परमिशन इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को अवेलेबल है। ये डिफरेंस है रोल में और ग्रुप में। ग्रुप जो है वो यूज़र के लिए बनता है, उसमें भी सेट ऑफ परमिशन दी जाती हैं। रोल जो है वो AWS सर्विसेज के लिए बनते हैं, जिसके अंदर हम सेट ऑफ परमिशन देते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योरिटी टूल्स। सिक्योरिटी टूल्स बेसिकली ये हमारे पास 2 तरीके की चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। एक तो क्रेडेंशियल रिपोर्ट, एक एडवाइज़र रिपोर्ट। क्रेडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, हमें CSV फॉर्मेट में डेटा दे देती है, जो हमें ये बताती है कि किस यूज़र ने कब कब हमारे सिस्टम को एक्सेस करा है, कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस करा है। एडवाइज़र रिपोर्ट क्या होती है, ये पर्टिकुलर ये देख के बता देती है कि कौन सी पर्टिकुलर, जैसे मैंने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया किसी को, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस क्या है, ये एक तरीके की पॉलिसी है जिसके अंदर अदर सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं। तो वो जो अदर सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं हमारी, वो हमें एडवाइज़र रिपोर्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने इस पर्टिकुलर एक्सेस के अंदर भी कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ करी हैं। तो हो सकता है कि उसने यहाँ पे मेरे पास जो है 15 पॉलिसीज़ मेंशन हो और उसने सिर्फ 5 पॉलिसी को एक्सेस करा हो। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई ये यूज़र सिर्फ इन 5 पॉलिसीज़ को एक्सेस कर रहा है, तो मैं इन्हीं 5 पॉलिसीज़ का एक अलग से जो है एक अलग से ग्रुप बना दूँगा, और उस ग्रुप को जो है मैं दे दूँगा जो है उस पर्टिकुलर यूज़र को। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे ना बहुत लीस्ट के लिए बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो है बहुत लीस्ट परमिशन दो, जितनी ज़रूरत है यूज़र को, उससे ज़्यादा मत दो। तो इस तरीके से ये एडवाइज़र रिपोर्ट काम है। तो ये था IAM के बारे में छोटा सा डिस्कशन, जिसमें यूज़र, ग्रुप, रोल्स और रीज़न और अवेलेबिलिटी जोन, इन 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन करा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू।